जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे पंचवर्षीय योजनाओं ने हिंदुस्तान की आर्थिक बुनियाद को टेढ़ा कर दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। 1948 में राज्यों का एकीकरण आज़ादी के बाद हुआ। हैदराबाद, जूनागढ़ की नानुकुर और कश्मीर का एक लड़ाई और कुछ शर्तों के साथ हिंदुस्तान में विलय हुआ। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ और 1950 में देश अपने नए संविधान के साथ गणतंत्र बना। देखा जाए तो इसके साथ देश का भौगोलिक और संवैधानिक ढांचा बनकर तैयार हो गया था। अब बारी थी आर्थिक नीतियों के बनने और उनके क्रियान्वयन की। इसकी जिम्मेदारी थी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की। नेहरू स्वप्न दृष्टा और फेबियन यानी ऐसे समाजवाद के हामी थे जो धीरे धीरे लोकतांत्रिक तरीकों से समाज में समानता लाने की बात करता है। गांधी के स्वराज और विकास के मॉडल से उनका भावनात्मक जुड़ाव तो था, पर शायद उनमें यकीन उतना नहीं था। अंग्रेजों द्वारा खोखले कर दिए गए देश के आर्थिक पहियों को घुमाने के लिए उन्हें कुछ अलग और बड़ा करना था। नेहरू रूस के तानाशाह जोसेफ स्टालिन को तो नापसंद करते थे, पर उनके आर्थिक मॉडल की कुछ चीजें उन्हें समझ में आती थी। स्टालिन के आर्थिक मॉडल में सरकार उत्पादन से लेकर विपणन तक हर कदम पर जिम्मेदार थी। आर्थिक विकास निजी लोगों के हाथों में नहीं दिया जा सकता था। स्टालिन ने रूस में पंचवर्षीय योजनाएं लागू की। नेहरू ने भी यही मॉडल हिंदुस्तान के लिए इख्तियार किया। साल 1951 में हिंदुस्तान में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। इसे लागू करने में काफ़ी मशक्कत की गई थी, जो कुछ सब दिन चले 2.5 कोस जैसी साबित हुई। आइए समझते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू करने और उनके असर को समझने के लिए हम 2 योजनाओं को जानते हैं। 1951 से 56 पहली योजना और 1956 से 61 दूसरी पंचवर्षीय योजना। 1938 में कांग्रेस पार्टी ने नेशनल प्लानिंग कमेटी यानी एनपीसी का गठन किया था, जिसे आजाद हिंदुस्तान की आर्थिक प्लानिंग का ढांचा तैयार करने का जिम्मा दिया गया था। इसके पहले अध्यक्ष एम विश्वेश्वरैया थे और दूसरे खुद जवाहरलाल नेहरू। यह कमेटी पूरी तरह से तो कोई रिपोर्ट नहीं बना सकी, लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद इसके कुछ विचार जरूर देश के सामने आए। भारत की आर्थिक नीति को लेकर एनपीसी की सोच यह थी कि देश में रूस जैसे देशों का मॉडल लागू किया जाए। वहां औद्योगिकरण देर से शुरू हुआ था और सरकार की भागीदारी इंजन बनकर विकास की रेलगाड़ी खींच रही है। साफ सी बात है कि कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते कमोबेश यही सोच नेहरू की भी थी। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि देश के जाने माने उद्योगपति जैसे घनश्याम दास बिरला, जे.आर.डी. टाटा, लाला श्रीराम सरीखे लोग भी नेहरू के इस केंद्रीय प्लानिंग के विचार से सहमत थे। इस सबने मिलकर 1944 में एक बॉम्बे प्लान नेहरू को पेश किया। इसके तहत 15 सालों में देश की आय को तिगुना और इसकी प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य था। 15 मार्च 1950 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में देश में योजना आयोग का गठन हुआ और 1951 की गर्मियों में इसने देश को पहली पंचवर्षीय योजना सौंपी। इसमें कृषि को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। रामचंद्र गुहा इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि चूंकि विभाजन से उपजे हालातों की वजह से कृषि उत्पादन पर सबसे ज़्यादा असर हुआ था, इसलिए पहली योजना में इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात कही गई। इसके अलावा इसमें ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, संचार और सामाजिक सेवाओं के विस्तार की बात भी की गई थी। नेहरू ने इसे लागू करते वक्त बड़ा ही भावनात्मक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि यह हिंदुस्तान के हर पहलू को एक ढांचे के तहत देश के सामने रखेगी। उनका कहना था, प्लानिंग कमीशन ने पूरे देश को प्लानिंग के प्रति जागरूक बना दिया है। कुल 2,378 करोड़ रुपए इस प्लान में कुछ इस तरह आवंटित किए गए थे। सिंचाई और ऊर्जा को 27.2%,
कृषि को 17.4%, संचार और ट्रांसपोर्ट 24%, उद्योग 8.4%, सामाजिक सेवाएं 16.4%, जमीन विस्थापन 4.1% और अन्य सेवाओं के लिए 2.5% रुपए आवंटित किए गए थे। इस दौरान मानसून भी मेहरबान रहा और कुल मिलाकर पहली योजना औसतन सफल रही। चूंकि नेहरू के मुताबिक बड़ी फैक्ट्रियां और बांध देश के नए मंदिर होने वाले थे, लिहाजा उन्होंने उसी प्लान के तहत काम करना शुरू कर दिया। नेहरू देश के विकास के मॉडल में तर्क, विज्ञान और समाज का समावेश चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को चिन्हित किया। इनमें से एक थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी पीसी महालनोबिस। वह वैज्ञानिक होने के साथ साथ सांख्यिकी के विद्वान भी थे। नेहरू उनसे इतने प्रभावित थे कि उन्हें योजना आयोग में ले आए। कुछ समय की ट्रेनिंग के बाद महालनोबिस योजना आयोग के साथ साथ 50 के दशक के हिंदुस्तान के सबसे अहम व्यक्तियों में से एक बन गए। उन्होंने ही 1959 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। महालनोबिस ने ही देश की दूसरी पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट को तैयार किया था। वह अर्थ के बड़े जानकार नहीं थे, पर अपनी इस कमी को उन्होंने विकसित देशों के अर्थशास्त्रियों और अन्य लोगों से मिलकर पूरा किया। उन्होंने अमेरिका, चीन, रूस आदि देशों में जाकर उनके आर्थिक मॉडल समझे थे, जिनमें से रूस के मॉडल ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। यहीं से हिंदुस्तान की बुनियाद में टेढ़ापन आ गया। इसमें दूसरा जोर भारी उद्योगों के विकास पर था। जहां पहले प्लान में कृषि क्षेत्र में कोई खास काम नहीं हुआ था, वहीं दूसरे प्लान में कृषि को लगभग नकार दिया गया था। बावजूद इसके दुनिया भर के अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक महालनोबिस के प्लान के अभिभूत थे। ब्रिटेन के जीव विज्ञानी जेवियस हैल्डेन तो इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, अगर कोई निराशावादी सोच भी रखता हो और ये मान ले कि इस प्लान के असफल होने में 15% भागीदारी पाकिस्तान और अमेरिका की है, 10% रूस और चीन का हस्तक्षेप है, 20% राजनीति और ब्यूरोक्रेसी है और 5% हिंदू सोच है, तो भी इसके सफल होने के 50% आसार ही हैं। और ये इतने हैं कि दुनिया का इतिहास ही बदल जाएगा। मशहूर अंग्रेजी लेखक गुरचरण दास अपनी किताब इंडिया अनबाउंड में लिखते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज मान लिया गया था। जवाहरलाल नेहरू और पीसी महालनोबिस को यकीन था कि स्टील का उत्पादन देश की तकदीर बदल देगा। इससे गृह निर्माण और अन्य उद्योग पनपेंगे और देश का आर्थिक पहिया घूमने लग जाएगा। महालनोबिस ने स्टील प्लांट्स लगाने के लिए निजी विदेशी निवेश को नकार दिया और हिंदुस्तान के उद्योगपतियों को नेहरू कमतर आंकते थे। घनश्याम दास बिरला सरीखे लोगों तक कोई स्टील प्लांट लगाने की मंजूरी नहीं दी गई। लिहाजा अब एक ही रास्ता बचता था, अन्य देश की सरकारों की मदद। नेहरू ने रूस से भिलाई में, इंग्लैंड से दुर्गापुर में, पश्चिमी जर्मनी से राउरकेला में इस्पात संयंत्र लगाने के लिए मदद मांगी। उन्होंने अमेरिका से बोकारो स्टील संयंत्र लगाने में सहयोग मांगा, जिसे उसने यह कहते ही मना कर दिया कि हिंदुस्तान को अभी कृषि और छोटे घरेलू उद्योगों में निवेश करना चाहिए। नेहरू को यह बात नहीं जची, लिहाजा बोकारो के लिए देश ने फिर से रूस की ही तरफ देखा। उस वक्त निजी फैक्ट्रियां बेहद कम मात्रा में स्टील का उत्पादन किया करती थी। सरकार द्वारा इतने इस्पात संयंत्र खोलने के बाद इस क्षेत्र में निजी और सरकारी संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा लगभग खत्म हो गई। रामचंद्र गुहा ने एक जगह लिखा भी है कि नेहरू कंपटीशन के खिलाफ थे। उनकी नजर में यह पैसे और संसाधनों की बर्बादी थी। इस सब का नतीजा यह हुआ कि गुणवत्ता तो पीछे रह गई और काम करने वाले में भ्रष्टाचार फैलने लगा। रही सही कसर ट्रेड यूनियनों ने पूरी कर दी। कुल मिलाकर स्टील तो ठीक से बना नहीं और कृषि को हमने त्याग ही दिया था। 10 साल यानी पूरा 50 का दशक बर्बाद हो गया। 60 का दशक यानी अगले 10 साल चीन और पाकिस्तान से लड़ाइयों में और इंदिरा गांधी की घोर समाजवादिता की भेंट चढ़ जाने थे।
महालनोबिस के प्लान के अलावा देश के पास एक और विकल्प था। गुरचरण दास लिखते हैं कि यह महालनोबिस के प्लान जैसा तड़क भड़क भरा और पेचीदा न होकर भारतीय हालातों के अनुकूल था। तो क्या थी यह योजना और किसने दी थी, आइए जानते हैं। आज के मुंबई और तब के बॉम्बे के दो अर्थशास्त्री CN वकील और PR ब्रह्मानंद ने सुझाया था कि देश के पास पूंजी कम है और मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में है और इनमें से ज्यादातर बेरोजगार हैं। इस पूंजी को वेज गुड्स में खपाया जाए। वेज गुड्स यानी कपड़ा, खिलौने, स्नैक्स, साइकिल, रेडियो जैसे उत्पाद जिनमें कम पूंजी लगती और जोखिम भी नहीं होता। लोग इन्हें बनाते और अर्जित किए गए धन से इन्हें खरीदते। दोनों अर्थशास्त्रियों का मानना था कि इससे कृषि निवेश बढ़ेगा और ग्रामीण आधारभूत संरचना खड़ी होगी। कृषि संबंधित उद्योग और निर्यात बढ़ेंगे, ठीक वैसे ही जैसे विश्व युद्ध के बाद जापान और 60 के दशक में चीन में हुआ था। और यह कुछ मनरेगा जैसा ही था। निर्यात से अर्जित पूंजी से भारी उद्योग लगाए जा सकते थे। सरल बातें बड़े बड़े फार्मूलों और लफ्जों की चाशनी में सनी नहीं होती, इसलिए अक्सर ठुकरा दी जाती है। कुछ ऐसा ही हाल CN वकील और PR ब्रह्मानंद के प्लान के साथ हुआ। नेहरू और महालनोबिस को रूस की फैक्ट्रियां लुभा रही थी। जापान जैसे छोटे देश का प्लान हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े देश के काम कैसे आ सकता था? इस बात ने सारा खेल ही पलट दिया। जावेद अख्तर के शेर की पंक्तियां याद आती हैं कि मेरी बुनियादों में ही कोई टेढ़ थी, मेरी बुनियादों में ही कोई टेढ़ थी, अपनी दीवारों को क्या इल्जाम दूं। प्लानिंग कमीशन संविधान द्वारा निर्मित नहीं था, बल्कि सरकार द्वारा बनाई गई संस्था थी, इसलिए यह सब इतिहास हो गई। उसकी जगह नीति आयोग ने ले ली है। अक्सर कहा जाता है कि नीति आयोग सिर्फ नई बोतल में पुरानी शराब जैसी है, पर दोनों में कुछ बुनियादी अंतर है। जहां प्लानिंग कमीशन केंद्र में बैठकर राज्य की अर्थव्यवस्था की प्लानिंग करता था, वहीं नीति आयोग राज्य केंद्रित है। वह राज्य को अपने हिसाब से प्लानिंग करने में मदद करता है। जहां प्लानिंग कमीशन राज्य की प्रत्येक योजना के लिए धन आवंटित करता है, नीति आयोग यह फैसला राज्य के विवेक पर छोड़ता है। कुल मिलाकर पहला वाला ऊपर से नीचे आने वाला कार्यक्रम था, नीति आयोग नीचे से ऊपर जाने वाला प्लान है। नीति आयोग सिर्फ नीतिगत सलाह देने का काम करता है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए अब पंचवर्षीय योजनाएं भी बंद कर दी गई हैं। देश की आखिरी यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना इसी साल खत्म हुई है। खैर, आज बड़े आराम से हम यहां इन योजनाओं की आलोचना कर सकते हैं, पर तब वह दौर था जब समाजवाद हर समस्या का हल माना जा रहा था। पूंजीवाद एक नकारात्मक व्यवस्था मानी जाती थी। दोनों ने ही पूर्णता और अपूर्णता विद्यमान थी, यानी दोनों न तो पूरी तरह सफल थे और न ही असफल। अयोध्या प्रसाद गोयलिये की किताब शायरी के नए मोड़ में किसी शायर का कलाम है कि शख्सी हुकूमत जागीरदारी, ये भी शिकारी वो भी शिकारी, अक़वाम दुनिया लड़ती रहेगी, बाकी है ये जब तक सरमाएदारी, बाकी है जब तक सरमाएदारी। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में प्लानिंग कमीशन की इंपॉर्टेंस और उससे होने वाले फायदे और नुकसान की जानकारी मिली होगी कि कैसे प्लानिंग कमीशन से भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ या हानि हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।